सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है चैनल पे अगेन। 28 फरवरी की क्लास है आज की और सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का कवर करेंगे। बर्डन ऑफ पावर, बर्डन ऑफ पावर इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे, जिसमें इसरो स्पेस के अंदर इंडियंस को लॉन्च करेगा। स्पेसिफिकली गगनयान की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए डिटेल में आर्टिकल को पढ़ते हैं। थोड़ा सा आज का आर्टिकल चैलेंजिंग है पढ़ने में, मज़ा आएगा आपको, कुछ नया सीखोगे कुछ। ठीक है, चैलेंज फील होगा तो नए सीखोगे ना। अब अपना क्विज देख लो, इसी आर्टिकल पे बेस्ड है। ऊपर कॉम्प्रिहेंशन, बीच में वोकैब, लास्ट में ग्रामर। जो भी सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करना और 8 में से आपके 8 नंबर आने चाहिए। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाता हूँ आपको। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है बर्डन ऑफ पावर। आपने स्पाइडरमैन मूवी ज़रूर देखी होगी। आज से 20 साल पहले मूवीज़ आई थी स्पाइडरमैन की, 2003 में 4 में। स्पाइडरमैन के अंकल हमेशा कहते थे बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। बस कुछ ऐसा ही मीनिंग है बर्डन ऑफ पावर का। पावर का यानी ताकत का, बर्डन यानी जिम्मेदारी या फिर बोझ बहुत बड़ा होता है। ताकत अगर आपको मिली है तो जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ेगी। बात कर रहा है इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स एंड द इंडियन स्पेस पॉलिसी। इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही है और भारत की स्पेस पॉलिसी की बात हो रही है। स्पेस में एक्सप्लोरेशन को लेकर के इसरो जो पॉलिसी अपनाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसकी बात हो रही है। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? अरे भाई, जो एस्ट्रो यानी स्टार्स की तरफ जाते हैं, नॉट करते हैं, ऐसे लोग अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं इनको हिंदी में, है ना। जो लोग अपने स्पेसशिप में बैठ करके चांद की तरफ, मार्स की तरफ, दूसरे प्लैनेट्स की तरफ, गैलेक्सीज, या समझ गए, एक्सप्लोर करने वाले लोग एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। एस्ट्रो यानी सितारा, नॉट मतलब जाने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन नॉट सुपर पावर स्टेटस शुड ड्राइव इंडियाज स्पेस प्रोग्राम। कह रहे साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन क्या होती है भाई? देखिए, एक्सप्लोर करना यानी कहीं पे जाना और खोज करना। अगर आप चांद पे मून एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं तो चांद में देखने जा रहे हैं कि कहाँ पानी है, कहाँ पे लाइफ है ना, चांद कैसे बना है। कह रहा है इसी तरीके से साइंस का जो एक्सप्लोरेशन है, साइंस के नाम पे जो खोज करना है, आगे साइंस को ले जाने का जो काम है, ना कि सुपर पावर होने का स्टेटस। कह रहा है इस एक्सप्लोरेशन को ड्राइव करना चाहिए, आगे ले जाना चाहिए भारत के स्पेस प्रोग्राम को। तो हमें इसरो को दिखा करके मसल फ्लेक्सिंग नहीं करनी है, दुनिया को डराना नहीं है, इंप्रेस नहीं करना है कि हम देखो चांद पे चले गए, हम देखो मार्स पे चले गए। ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें सुपर पावर स्टेटस जो है इसरो के थ्रू नहीं दिखाना है। हमें तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के जो है उसको अपने दिमाग में रख के अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। जो भी काम करेंगे साइंस के लिए करेंगे, मैनकाइंड के लिए करेंगे। समझ गए? काफ़ी गहरी बात है ये। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन सब्जेक्ट है आपका, शुड ड्राइव इसकी वर्ब है, नॉट सुपर पावर स्टेटस जो है एक्चुअल में ये भी सब्जेक्ट का पार्ट है। ठीक है, एक सेकंड, मैं इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ, सब्जेक्ट का ही पार्ट है ये। भाई इस चीज़ को ड्राइव करना चाहिए, एक्सप्लोरेशन को, स्पेस प्रोग्राम को, और इस चीज़ को नहीं करना चाहिए तो नॉट सुपर पावर स्टेटस। ठीक है, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सारी वोकैब इस आर्टिकल की देखेंगे, सारे वर्ड्स को शुरू में देख लो ताकि इसको आप स्मूथली पढ़ सको। और जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, रेलवेज, डिफेंस, मॉक टेस्ट लगाना आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मॉक टेस्ट के लिए मैं सभी को रेकमेंड करता हूँ टेस्टबुक.com, मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि बहुत कम प्राइस पे आपको सभी एग्जाम्स का एक सिंगल मॉक टेस्ट पास टेस्ट बुक पे मिल जाता है, जिसमें 700 एग्जाम्स और 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट भी कवर्ड होते हैं। तो 263 रुपीज़ में इस मॉक टेस्ट पास को ईयरली वैलिडिटी के साथ में आप बाय कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से ड्यूरिंग द सेल। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक पे क्लिक करें और जो भी आपको प्राइस दिखाएगा आपको कूपन लगाना है YT10। जैसे इस कूपन को आप अप्लाई करेंगे आपका प्राइस कट के हो जाएगा 263 रुपीज़। इसी तरीके से मॉक टेस्ट पास का प्रो वर्जन भी आप बाय कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको मॉक की फॉर्म में। प्रो वर्जन का प्राइस रहता है 351 रुपीज़। आप चाहे तो इस वर्जन को भी देख सकते हैं। तो लिंक कमेंट सेक्शन में है, अपने हिसाब से जो भी आपकी ज़रूरत हो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द सेल। चलिए वो कैब शीट है अपनी, टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड करें।
टेलीग्राम का लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ। पहली जो फ्रेजल वर्ब है सेट असाइड, ले असाइड या पुट असाइड, तीनों ही तरीके से लिखी जा सकती है। और इस फ्रेजल वर्ब के दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग है कैंसिल या इग्नोर करना, दूसरा मीनिंग है फ्यूचर के लिए सेव करना। अब ये याद कैसे रहेंगे मीनिंग? देखिए, सेट, ले और पुट का मतलब होता है रखना। असाइड का मतलब होता है बाजू में। मुझे बताओ, बाजू में रखने के क्या मीनिंग होगी किसी चीज़ को? आपके सामने कोई चीज़ आई, आपने उठाया, उसको बाजू में यानी साइड में रख दिया। तो इसके दो ही मीनिंग्स हैं, या तो वो चीज़ बहुत काम की है या वो चीज़ बिल्कुल काम की नहीं है। अगर वो बिल्कुल काम की नहीं है तो आपने उसको साइड में फेंक दिया, कैंसिल या इग्नोर कर दिया। और अगर वो बहुत काम की है तो आपने उसको बाजू में रखी हुई अलमारी में, कबर्ड में, अलमीरा में सेव कर दिया फ्यूचर के लिए कि यार ये बाद में यूज़ आएगी, है ना, इसको संभाल के रखो। समझ पाए? जैसे ही ये फ्रेजल वर्ब्स बनी है वैसे ही समझा रहा हूँ आपको। कुछ ये वो निमोनिक्स नहीं है आपको कि मैं आपको खुद बना के बता रहा हूँ, ये अंग्रेज़ों ने ऐसे ही बनाई है सारी की सारी। चलिए दोनों मीनिंग्स देखना। आज पहला वाला मीनिंग सेट असाइड का आर्टिकल में आएगा, यूज भी करके दिखा देते हैं। द कोर्ट हैज सेट असाइड द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर मराठास। कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है, बाजू में रख दिया है, साइड में रख दिया है या कैंसिल कर दिया है इस प्रोविजन को, इस कानून को जो था रिजर्वेशन का मराठाओं के लिए। और कहाँ पे? फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो कोर्ट को ये प्रोविज़न समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो कोर्ट ने बोला हम इस कानून को रद्द करते हैं, सेट असाइड करके कैंसिल करते हैं। अब दूसरा वाला मीनिंग, ऑल ऑफ अस शुड सेट असाइड अ पोर्शन ऑफ आवर इनकम फॉर फ्यूचर। हम सभी को साइड में रखना चाहिए एक पोर्शन या हिस्से को हमारी इनकम के फ्यूचर के लिए। ठीक है, यहाँ सेव करने की बात हो रही है। स्ट्राइक डाउन, क्वैश, रिपील, एब्रोगेट, इंटरडाइट सभी इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी द वर्ड आर्टिकल टुडे, है ना, सेट असाइड। अगला वर्ड अपने पास नाइव। ये लिखा क्या हुआ है नेव, पर ये आई के ऊपर दो आप देख रहे हो, है ना। ये एक फॉरेन लैंग्वेज का वर्ड है, प्रोबेबली फ्रेंच है। नाइव, नाइव का मतलब होता है भोला भाला, जिसको कोई भी बुद्धू बना दे, पागल बना दे। इनोसेंट या इग्नोरेंट को बोलते हैं नाइव। इट वुड बी नाइव, एक सेकेंड है, इट वुड बी नाइव टू बिलीव दैट वेल्थ डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू योर लाइफ क्वालिटी। ये बहुत ही भोले भालेपन वाली बात होगी अगर आप इस चीज़ को मान लें कि पूंजी जो है, पैसा या वेल्थ जो है, आपकी लाइफ क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं लाता। चलिए, नाइव वर्ड को आर्टिकल में आप देखेंगे, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। गुलिबल, चाइल्ड लाइक, अनसोफिस्टिकेटेड, है ना, इनजेन्युअस। ये वर्ड मैं आपको डिटेल में भी आर्टिकल में ही करवाऊंगा। इनजेन्युअस और एक दूसरा वर्ड है इंजीनियस, दोनों एक जैसे ही है ना, दोनों के बीच में क्या फ़र्क है आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वाली फ्रेजल वर्ब जरूर देखना, इडियम, बेब इन द वुड्स। बेब मतलब बच्चा, द वुड्स मतलब जंगल। बच्चा जो जंगल में हो, कैसा होगा वो? अरे भाई, जंगल में अगर बच्चा है तो वो इग्नोरेंट या इनोसेंट ही है, नहीं तो जंगल में कोई बच्चा नहीं जाएगा, कोई बड़ा भी नहीं जाएगा। जंगल में तो शेर होता है ना, जंगली जानवर होते हैं। तो बेब इन द वुड्स का मतलब है एक जंगली इलाके में भोला भाला आदमी, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव माहौल के अंदर नाइव पर्सन। चलिए, ये आज आपसे मैंने पूछा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास इडियम है, वर्ड है रिसेप्टिव। देखिए, रिसेप्टिव का मतलब होता है जो रिसेप्शन करे सभी का, जो सबको रिसीव करे। रिसेप्शन समझते हैं आप? आप किसी होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, इनफैक्ट हॉस्पिटल में भी गए, तो वहाँ रिसेप्शन होता है। एक आदमी बैठा होगा जो आपको वेलकम करेगा, है ना, आपसे पूछेगा क्या चाहिए। तो रिसेप्शन करना यानी स्वागत करना। और रिसेप्टिव वो आदमी होता है जो रिसेप्शन करे या रिसेप्शन बन करके बैठ जाए, नए आइडियाज़ को वेलकम करे या किसी की बातों का स्वागत करे, जो सुनने के लिए तैयार हो, किसी की बातों को अमल में लाने के लिए तैयार हो। रिसेप्टिव को रिस्पॉन्सिव या एमिनेबल भी बोलते हैं। आज आप एमिनेबल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द टीम वॉज नॉट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडियाज़ ऑफ द मैनेजमेंट। जो हमारी टीम थी एम्प्लॉयज़ की, वो बहुत ओपन नहीं थी, रिसेप्टिव नहीं थी या वेलकमिंग नहीं थी मैनेजमेंट के आइडियाज़ को लेकर के, है ना। मैनेजमेंट ने जो आइडियाज़ दिए टीम को, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। दे वर नॉट वेरी रिसेप्टिव टू द आइडियाज़। चलिए, ये वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा, अमीनेबल। अगला वर्ड है फोरे। फोरे का मतलब होता है अटेम्प्ट, कोशिश। भाई आप पूछोगे सर ये अटेम्प्ट लिख दो, फोरे की क्या ज़रूरत है ना। अटेम्प्ट की जगह अटेम्प्ट लिख दो, फोरे की क्या ज़रूरत है? फोरे होता है पहला अटेम्प्ट, बड़ा रिस्क भरा किसी चीज़ में। जैसे आप एक एक्टर हो या बिजनेसमैन हो, अचानक से आपने पॉलिटिक्स में सोचा मैं जाऊंगा, तो आपने पॉलिटिक्स में अटेम्प्ट नहीं किया, फोरे किया।
थोड़ा सा भावना का फ़र्क है, इंटेंशन का फ़र्क है ना। तो पहला जो अटेम्प्ट होता है बड़ा रिस्क वाला, उसको बोलते हैं फोरे। अब इसका एक और सिनोनिम है एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है ऐसा अटेम्प्ट जिसमें आप जी जान लगा दो, बहुत मेहनत से किया हुआ कोई अटेम्प्ट है ना, कोशिश। द एक्टर विल मेक हिज फॉरे इन टू पॉलिटिक्स इन द अपकमिंग इलेक्शंस। एक्टर अपना फोरे करेगा, अटेम्प्ट करेगा, एंडेवर करेगा पॉलिटिक्स के फील्ड में आने वाले इलेक्शंस के अंदर। चलिए लास्ट वर्ड है वैक्यूअस। ये वर्ड बना है वैक्यूम से। वैक्यूम मतलब निर्वात, खाली जगह। और वैक्यूअस का मतलब है ऐसी चीज़ जो अपने आप में बाहर से तो बहुत बड़ी हो लेकिन अंदर से खाली हो। या इसको यूँ बोलते हैं, या तो वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस वाली हो या लैक ऑफ सब्सटेंस वाली हो। सब्सटेंस का मतलब होता है, चलो ऐसा समझते हैं हिंदी में, अगर आपकी कोई बात बेवकूफ़ी वाली है, ठीक है, जिसमें इंटेलिजेंस नहीं है, वो भी वैक्यूअस है। और अगर कोई आपकी बात फ्रूटलेस है, एम्प्टी है, कोई उसके अंदर कोई मतलब कुछ काम की चीज़ नहीं है, वो बात भी वैक्यूअस है। ठीक है, इधर उधर की बात आप कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, कुछ उसका मीनिंग नहीं है, तो वो भी वैक्यूअस बात है। तो लैक ऑफ सब्सटेंस वाली बात भी वैक्यूअस है, जिसमें कोई अर्थ नहीं हो, और लैक ऑफ इंटेलिजेंस वाली बात भी वैक्यूअस है। डिटेल में बताना इसलिए ज़रूरी है, पता तो लगे आपको ये वर्ड है क्या, क्यों यूज़ होगा और कैसे यूज़ करना है। द मूवी हैड अ वैक्यूअस स्टोरी। मूवी की एक बहुत ही लैक ऑफ इंटेलिजेंस वाली स्टोरी थी, या बेवकूफ़ी वाली स्टोरी थी, है ना, बेवकूफ़ी भरी कहानी थी। फैचुअस भी बोलते हैं बेवकूफ़ी भरी चीज़ को, लैक ऑफ इंटेलिजेंस वाली को। आप ये वर्ड आज आर्टिकल में वैक्यूअस देखेंगे। ठीक है, वैक्यूअस और फैचुअस दोनों एक दूसरे के क्लोज सिनोनिम्स हैं। चलिए आर्टिकल पे आते हैं। एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा गया है। समरी ये है कि अब गगनयान जो है 2026 के अंदर हम रेडी हो गए हैं गगनयान के थ्रू स्पेस फ्लाइट के लिए, ह्यूमन पावर्ड स्पेस फ्लाइट्स के लिए। ठीक है, हमारी तरफ से इंडियंस जाएंगे स्पेस में, है ना, मून पे भी जा सकते हैं, मार्स पे भी जा सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत एस्पिरेशनल है, महत्वाकांक्षी है, और इंडिया बहुत अच्छे और सही ट्रैक पे है इन प्रोग्राम्स के थ्रू। अभी हमने चंद्रयान देखा, अब गगनयान देखेंगे। लेकिन ये जो पावर इंडिया को मिली है ना स्पेस के फील्ड में, इस पावर को हमें पॉलिटिकल नहीं होने देना है। पॉलिटिकल होने का मतलब क्या है, इस पावर के थ्रू हम सिर्फ यही दिखाना चाहें कि इंडिया कितना समझदार कंट्री है, इंडिया कितना पावरफुल कंट्री नहीं। इस पावर का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम एस्ट्रोनॉट्स के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन या साइंस एक्सप्लोरेशन बड़े अच्छे से कर सकते हैं, और मानव जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए कुछ अच्छी खोज इन्वेंशन कर सकते हैं। तो इसको पॉलिटिकल फिनोमिनन हमारी सरकार को नहीं बनाना है ना, पॉलिटिकल जुमलेबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल इसको अपने को एक स्पेस प्रोग्राम की तरह ही रखना है, जैसे नासा रखता है अपने आप को। चलिए आर्टिकल को शुरू करेंगे। टोन मैं आपको यही बता देता हूँ। आज तो एक तो टोन है वेलकमिंग, इस पूरे आर्टिकल में वेलकम कर रहा है भारत के मूव को, गगनयान को। और दूसरा है सजेस्टिंग, कैसा हमारा अप्रोच रहना चाहिए सरकार का गगनयान के लिए, सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, वेलकमिंग है, सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है जी, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला, these Air Force pilots constitute the final shortlist of candidates from among whom India's astronauts for its human space flight mission, also known as aka Gaganyaan, will be selected. कह रहा है जी, प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप एंड शुभांशु शुक्ला, ये वो सभी एयरपोर्ट पायलट्स हैं, एयरफोर्स पायलट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो बनाते हैं फाइनल शॉर्ट लिस्ट को। कॉन्स्टिट्यूट करना यानी मिल के बनाना, तो ये मिल करके बनाते हैं उस फाइनल लिस्ट को, शॉर्ट लिस्ट को, मेरिट लिस्ट को। और ये शॉर्ट लिस्ट, मेरिट लिस्ट किसकी है? उन कैंडिडेट्स की जिनमें से, फ्रॉम अमंग हुम, देखिए फ्रॉम हुम मतलब जिनमें से, अमंग मतलब जिनके अंदर से, है ना, 3-4 लोग हैं। कह रहे हैं जिनमें से, या फ्रॉम हुम या फ्रॉम अमंग हुम, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, भारत के जो अंतरिक्ष यात्री हैं, और किसके लिए? हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए, जिसका नाम है गगनयान, ऑल्सो नोन एज गगनयान। कह रहा है जिसमें से ये सिलेक्ट किए जाएंगे, दे विल बी सिलेक्टेड। समझ पाए सेंटेंस की स्ट्रक्चर? ये चारों के नाम है। दीज एयरफोर्स पायलट्स कॉन्स्टिट्यूट द शॉर्ट लिस्ट। और कौन सी शॉर्ट लिस्ट है? जिसमें से फ्रॉम अमंग हुम भारत के एस्ट्रोनॉट्स, इंडियाज एस्ट्रोनॉट्स विल बी सिलेक्टेड, सेलेक्ट किए जाएंगे। ये बन गया आपका एक्टिव वॉइस, यहाँ बन गया पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव जरूर पकड़ा करो, तभी तो समझ पाओगे क्या सेंटेंस कहना चाह रहा है आपको। कॉन्स्टिट्यूट करना, मिल के बनाना। मान लीजिए 100 पन्नों की किताब है, तो 100 पेजेस या पीसीस ऑफ पेपर कॉन्स्टिट्यूट दिस बुक।
20 कमरों का मकान है तो 20 रूम्स कॉन्स्टिट्यूट द हाउस। तो वैसे ही ये लिस्ट जो है 4 एयरफोर्स पायलट्स के नाम से बनी है, तो दीज एयरफोर्स पायलट्स कॉन्स्टिट्यूट द लिस्ट। ऐसे कनेक्ट करो इसको। चलिए, और ये ए क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं उर्फ, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज, है ना, ऐसे भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज। भारत के स्पेस फ्लाइट मिशन को गगनयान भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज ए गगनयान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। करें द अनाउंसमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन ऑफिशियल विजिट टू केरला फिल्स द लास्ट रियल अननोन अबाउट द एम्बिशियस मिशन। कोमा लग गया, रुक जाओ यहीं पे। कह रहा है जो अनाउंसमेंट है और किसके द्वारा है भाई। अब देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इस अनाउंसमेंट के लिए, और ये इन्फॉर्मेशन इस कोमा के बाद से इस कोमा के बीच में लिखी हुई है, पढ़ लो इसको भी। कह रहा है ये वो अनाउंसमेंट है जो पीएम मोदी ने की है, बाय पीएम मोदी हुई है उनकी एक औपचारिक विजिट या यात्रा के दौरान जो थी केरला की। कह रहा है ये अनाउंसमेंट फिल कर देती है, भर देती है आखिरी उस अननोन को। अननोन मतलब अनजानी चीज़, रियल मतलब जो रियल हो, सच का हो, लास्ट मतलब आखिरी। आखिरी उस सच्ची अननोन बात को या अनजानी चीज़ को जो इस पूरे मिशन के बारे में है, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी मिशन के बारे में है। तो आखिरी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी वो अब मिल चुकी है। अब ये मिशन कौन सा है इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोमा लगा दिया। कह रहा है विच एम्स टू सेंड एन इंडियन क्रू टू लो अर्थ ऑर्बिट ऑन बोर्ड एन इंडियन रॉकेट। कह रहा है ये मिशन और कुछ नहीं है, ये वही मिशन है जो एम करता है, जिसका एम है, ऑब्जेक्टिव है कि सेंड किया जाए या भेजा जाए एक भारतीय क्रू को, भारत के कुछ लोगों के ग्रुप को, है ना, इंडियन क्रू को। और कहाँ भेजा जाए, लो अर्थ ऑर्बिट में। और कैसे भेजा जाए, ये सारा काम है ऑन बोर्ड यानी सवार होकर के एक इंडियन रॉकेट पे। तो ये सभी जो इंडियंस हैं, इंडियन जो इस रॉकेट होगा एक इसरो का बनाया हुआ, उस पर ऑन बोर्ड यानी सवार होंगे और फिर जो है लो अर्थ ऑर्बिट में इस मिशन के अंदर उनको भेजा जाएगा ऊपर। अनाउंसमेंट की वो है फिल्स विच आया मिशन के लिए, विच की वो है एम्स। ऑन बोर्ड मैंने आपको बता दिया, सवार होना। इफ़ यू आर ऑन बोर्ड अ बस, आप बस पे बैठे हैं, ऑन बोर्ड अ प्लेन, आप प्लेन पे हैं। ऑन बोर्ड को अबव बोर्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। ऑन बोर्ड का मतलब है सवार और अबव बोर्ड का मतलब है वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ईमानदार। अगर आप एक अबव बोर्ड बिजनेसमैन हैं तो आप बहुत ही ईमानदार व्यापारी हैं। तो दोनों अलग इडियम्स हैं, अलग फ्रेजेज हैं, ध्यान रखना है इनको। चलिए, एक कॉन्सेप्ट है बड़ा ही प्यारा सा और छोटा सा, पहले आपसे पूछ लेते हैं। एम वर्ब के बाद में मैंने लिखा है या इसने लिखा है टू सेंड एन इंडियन क्रू, एम्स टू सेंड एन इंडियन क्रू। मुझे बताओ क्या कोई दूसरा तरीका भी है क्या एम वर्ब को यूज़ करने का। भाई ये तरीका तो है ही, एम्स टू सेंड। क्या इसके अलावा कोई और तरीका भी आप जानते हो एम वर्ब को कैसे यूज़ किया जाता है। चलो अब दिमाग में बैठ जाएगा, आप देखोगे तो। देखिए एम के साथ में टू इन्फिनेटिव भी लगता है, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप एम के साथ में एट लगा के वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएं। आई एम टू क्रैक दिस एग्जाम, आई एम एट क्रैकिंग दिस एग्जाम। आई एम टू स्टडी हार्ड, आई एम एट स्टडिंग हार्ड। आई एम टू प्ले फॉर इंडिया, आई एम एट प्लेइंग फॉर इंडिया। ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर है, जो आपकी इच्छा हो दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर एम वर्ब आपने सीखी है तो याद रखना प्लान वर्ब भी ऐसे ही चलती है। प्लान का मतलब होता है प्लानिंग करना, टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो इसके साथ, और चाहें तो प्लान ऑन डूइंग समथिंग भी लिख सकते हो। आई प्लान टू डू दिस, आई प्लान ऑन डूइंग दिस। याद रहेंगी स्ट्रक्चर्स। चलो 2 सेंटेंसेज आपके सामने, होमवर्क टास्क है आपका। पहले यहाँ पे एम वर्ब को यूज़ किया है, यहाँ पे प्लान्स वर्ब को यूज़ किया है, ठीक है। इन दोनों इन्फिनेटिव्स को सही तरीके से चेंज करके बताना। सभी बच्चे अटैम्प्ट करेंगे, कमेंट्स में डालेंगे, गलत होगा तो वहाँ सही कर देंगे, लेकिन कोशिश आपको ज़रूर करनी है। बढ़े आगे। चलो, कॉन्सेप्ट्स ये बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, इजी नहीं है, पर जब आप लॉजिक से सीख लेते हो ना, तो कोशिश मेरी यही होती है कि ऐसे लॉजिक से आपको सिखाएं कि 8वीं के बच्चे वाला कॉन्सेप्ट आपको लगे, 8वीं क्लास के कॉन्सेप्ट लगे आपको, है ना। लॉजिक से सीखो। आगे कह रहा है जी, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो हैज सिग्नल्ड दैट setting aside the risk of unexpected delays, it expects to conduct 2 test flights of human rated launch vehicle Mark 3 rocket। लंबा सेंटेंस इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी हमारा जो इसरो है, हमारा प्यारा भारत का इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने ऐसा सिग्नल किया है, ऐसा समझ गए ना, सिग्नल देना क्या होता है, इंडिकेशन देना, दैट वो ये।
अब देखो बीच में एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कॉमा से कॉमा के बीच, देख पा रहे हो, पढ़ लो इसको, लेकिन ये एडिशनल है। कह रहे जी सेट असाइड करते हुए, साइड में रखते हुए, इग्नोर करते हुए इस रिस्क या जोखिम को जो है अनएक्सपेक्टेड डिलेज का, लास्ट मोमेंट पे होने वाली देरी का। कह रहे ये जोखिम तो कभी भी हो सकता है, इस जोखिम को अगर भूल जाएं, कह रहे इसको साइड में रखते हुए ना इसरो एक्सपेक्ट करता है कि पहली 2 टेस्ट फ्लाइट्स को ये कंडक्ट करवा लेगा जो ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट की होंगी। लॉन्च व्हीकल तो आप समझते ही हैं, रॉकेट होता है, मार्क 3 रॉकेट इसका नाम है, लेकिन ह्यूमन रेटेड होने का मतलब ये है ये रॉकेट ह्यूमंस के लिए बिल्कुल फिट होगा। इसमें बिल्कुल ह्यूमंस के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन होगी, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बस इसमें ह्यूमन नहीं होगा। तो ऐसे ह्यूमंस के हिसाब से तैयार किए हुए रॉकेट जो हैं उनकी 2 टेस्ट फ्लाइट ये करवा देंगे 2024-25 में, और फिर ये फाइनल जो फ्लाइट करवाएंगे जिसमें ह्यूमन बैठा होगा एंड क्रू फ्लाइट क्रूड लॉन्च इन 2025। ठीक है, तो पहले टेस्ट करेंगे, ह्यूमन जैसा एनवायरनमेंट बना के भेजेंगे, फिर बाद में लास्ट में ह्यूमन को ही भेज देंगे फाइनल फ्लाइट में। सेंटेंस लंबा था लेकिन आसान है। इसरो की वर्ब है हैज सिग्नल्ड, इसरो ऐसा सिग्नल कर चुका है। इट की वर्ब है एक्सपेक्ट्स। सेटिंग असाइड यहाँ पे पीपीएस से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब इसरो ने ये सिग्नल किया तब इसरो सेटिंग असाइड भी कर रहा था, समझ गए ना, इस चीज़ को इग्नोर भी कर रहा था। कह रहा है आगे, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड गगनयान इन 2018 एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 करोड़। भारत की जो कैबिनेट है, संसद है, उसने अप्रूव कर दिया था गगनयान को 2018 में 10,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट पे। कैबिनेट की वर्ब है अप्रूव्ड। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ। सिंस देन द इसरो सेंटर्स एंड देयर कोलैबोरेटर्स इन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया हैव वर्क टू ब्रिंग द मिशंस वेरियस कंपोनेंट्स टुगेदर। कह रहे तब से ही, जब से पैसा हाथ लगा इसरो के, जब से बजट इनको मिला 10,000 करोड़ का, सिंस देन, तब से इसरो जोश में आ गया। इसके सारे सेंटर्स और सारे कोलैबोरेटर्स जो हैं इंडस्ट्री में, कोलैबोरेटर्स कौन है? प्राइवेट कंपनियां जो इसरो के साथ में स्पेस में काम कर रही हैं, इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं। कह रहा है इन सभी ने मिलके, और एकेडेमिया ने भी मिलके, एकेडेमिया मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, कोई आईआईटी खड़गपुर में, कानपुर में जो है एक प्रोफेसर बैठे हैं स्पेस रिसर्च के, जो इसरो को बार बार इसरो से बात करते हैं, इसरो उनसे पूछता है। ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, कह रहे हैं इन सब ने मिलकर काम किया है तब से ही, 2018 से ही, ताकि ब्रिंग कर सकें, ला सकें इस मिशन के अलग अलग हिस्सों या कंपोनेंट्स को टुगेदर। इसरो जो है एकेडेमिया से बात करके डिज़ाइन बना रहा है रॉकेट का, इंडस्ट्री के अंदर रॉकेट का बाहर का खांचा बन रहा है, कहीं पे उसका जो है, समझ गए ना, सब ने मिलकर के इस रॉकेट को बनाना शुरू कर दिया है। और ये काम ये कब कर रहे हैं? साथ साथ ये काम कर रहे हैं वाइल ऑल्सो निगोशिएटिंग डिलेस, जबकि साथ साथ निगोशिएट करते हुए, बार्गेन करते हुए, मोल भाव या निपटते हुए छोटे मोटे डिलेज से या देरियों से जो आई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक एंड इसरोज कमर्शियल कमिटमेंट्स, जो आई थी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से या इसरो के कमर्शियल कमिटमेंट्स की वजह से। इसरो कमर्शियली भी तो काम करता है ना, भारत के लिए रेवेन्यू लाता है इसरो, कभी ब्राज़ील की सैटेलाइट को भेजेगा, कभी यूएई की सैटेलाइट को जो है लॉन्च करेगा। तो इसरो ने ये सब कमर्शियल कमिटमेंट्स और कोविड पैंडमिक की वजह से जो भी डिलेज हुए उन सबसे भी ये निगोशिएट कर रहे हैं, उनसे निपट रहे हैं। सेंटेंस लंबा है लेकिन पीस बाय पीस करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसरो, इसके कोलैबोरेटर्स और एकेडेमिया, इन तीनों की वर्ब है हैव वर्कड। ठीक है, दे हैव वर्क टुगेदर। निगोशिएट करना, किसी चीज़ से मोल भाव करना, है ना, किसी चीज़ से निपटना। आपको लग रहा है डिले होगा 12 महीने का, लेकिन आपने कैसे भी करके उसको 8 महीने में समेट दिया, तो आप डिले से निगोशिएट कर रहे हैं। कह रहे हैं नाउ विद द एस्ट्रोनॉट्स नेम इन द ओपन, इंडिया इज ट्रूली इन द लास्ट माइल। कह रहा है अब सभी एस्ट्रोनॉट्स के नेम्स ओपन में आने के साथ ही, सभी एस्ट्रोनॉट्स के नाम जो है हमें पता लगने के साथ ही, इंडिया आखिरी माइल के तक पहुंच चुका है, रेस के आखिरी चरण में। भाई 100 मील की रेस है, 99 मील आपने पूरे कर लिए माइल, अब 1 माइल बाकी है, मतलब रेस के बिल्कुल अंत पे हो। तो इस रेस के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे इंडिया आ चुका है। 1-2 साल में गगनयान को आप उड़ान भरता देखेंगे। चलिए, आज क्या हुआ, ये क्लास मैंने सुबह में रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन डेटा करप्शन की वजह से पता नहीं क्या हुआ यार, समझ ही नहीं आया मुझे। रिकॉर्ड की थी लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो गई। शाम को आकर के ऑफिस से फटाफट ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी लेट भी मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, इट वुड बी नाइव टू बिलीव एन अंडरटेकिंग ऑफ दिस स्केल कैन बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ पॉलिटिकल कैप्चर।
कह रहा है ये नाइव होगा। नाइव का मतलब होता है बिल्कुल अनजाने जैसा, एकदम भोले भालेपन जैसा। कह रहा है ये बहुत ही भोलेपन की बात होगी, नाइव होगा, कि अगर ऐसी एक अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग यानी ऐसा काम जिसको आप अपने जिम्मे ले रहे हो, बड़ा काम है ना, कोई एंडेवर है आपका। कह रहा है इस तरह का एक जो काम है, अंडरटेकिंग है इस लेवल की, कह रहा है वो कंप्लीटली फ्री हो सकती है पॉलिटिकल कैप्चर से। कैप्चर यानी कब्जा, पॉलिटिकल यानी सियासी। तो बड़े भोले हैं आपको अगर ऐसा लगता है कि ये सारा काम इंडिया बिना किसी पॉलिटिकल माइलेज को गेन किए करना चाहता है ना। जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल तो इसमें है ही। कह रहा है लेकिन बट गगनयान कैन नॉट बी ऑल टुगेदर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ईदर। कह रहा है लेकिन गगनयान जो है वो नहीं हो सकता पूरा का पूरा ऑल टुगेदर कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड, या ही आइदर मतलब ये भी है ना, ये बात भी है कि गगनयान को पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप ना समझे। इट की वो वुड बी नाइव, आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल भोलेपन वाली बात। गुलिवल बोलते हैं इसको, बेव इन द वुड्स भी बोलते हैं, बेव इन द वुड्स बताई थी ना इडियम आपको, जंगल में छोटा सा बच्चा यानी भोला वाला आदमी। अंडरटेकिंग की वर्ब है कैन बी, पॉलिटिकल कैप्चर यानी सियासी कब्जा, गगनयान की वर्ब है कैन नॉट बी, ऑल टुगेदर यानी कंप्लीटली एक साथ। चलो अब नाइव पे एक सिनोनिम होता है नाइव का बहुत अच्छा, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकना है ना। नाइव का एक सिनोनिम है इनजेन्युअस, ठीक है। इसको आप चाइल्ड लाइक बोल सकते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह, है ना। इनजेन्युअस, जो मन में हो वो ऊपर बता दिया, इनजेन्युअस, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ वेरी ऑनेस्ट एंड चाइल्ड लाइक, कुछ छुपाना नहीं, सब बता देना, इनजेन्युअस। अब इनजेन्युअस वर्ड को आप एक दूसरे वर्ड से कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, जो कि मैंने आज आपको करके भी दिया आज के क्विज में, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है वेरी क्लेवर एंड इनोवेटिव। ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। याद करने की ट्रिक ये है, इसमें जीनियस लिखा हुआ है। जीनियस कौन होता है? बहुत तेज आदमी होता है, उसी को जीनियस बोलेंगे आप, मूर्ख को तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो जीनियस यानी तेज, वेरी क्लेवर और इनोवेटिव, और इंजेन्युअस यानी भोला वाला, वेरी अनसोफिस्टिकेटेड या लेकिन ऑनेस्ट, ठीक है। तो दोनों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस करना सीखें। नाइव का सिनोनिम बनता है इंजेन्युअस, भोला वाला आदमी, इंजेन्युअस। आज के क्विज में मैंने पूछे हैं दोनों वर्ड्स, ठीक है, लास्ट में। कह रहा है अमंग अदर थिंग्स द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 रिक्वायर्स इसरो टू कैरी आउट अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर सिस्टम्स। कह रहा है दूसरी कई चीज़ें भी हैं, उनमें से अमंग अदर थिंग्स कई चीज़ें हैं दूसरी, उनमें से जो इंडियन स्पेस रिसर्च पॉलिसी हमारी 2023 वो रिक्वायर करती है इसरो से, वो इसरो को ऐसा कहती है कि आप कैरी आउट करें, अंजाम दें या करके दिखाएं अप्लाइड रिसर्च और डेवलपमेंट को नए सिस्टम्स की। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है? ऐसी रिसर्च जो किसी फील्ड में प्रैक्टिकली अप्लाई होती हो। सबको पता है बर्नौली थ्योरम क्या है, पाइथागोरस क्या है, लेकिन बर्नौली को अगर आप यूज़ करके एक रॉकेट बनाएं और मार्स तक अपना जो है रोबोट भेज सकें, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। तो हमारी स्पेस पॉलिसी इसरो से यही कहती है कि कुछ प्रैक्टिकल रिसर्च करके दिखाओ, डेवलपमेंट करो नए सिस्टम्स की। अच्छा क्यों करो डेवलपमेंट? आगे बता रहा है, सो एज टू मेंटेन इंडियाज एज इन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एंड टू डेवलप अ लॉन्ग टर्म रोड मैप फॉर सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस इन स्पेस। ये इसलिए करती है ताकि सो एज टू मतलब ताकि, या इस मकसद से कि मेंटेन कर सके इंडिया के एज को, इंडिया के एडवांटेज को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के फील्ड में, इंसान को स्पेस में भेजने की कला में, और साथ ही साथ डेवलप कर सके हम एक लॉन्ग टर्म रोड मैप को या प्लान को, डिज़ाइन को, जो है सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस का, लगातार बनी हुई इंसान की मौजूदगी का स्पेस में। तो इसलिए जो है इसरो इन सभी कामों को करती है। समझ गए? स्पेस पॉलिसी की वर्ब है रिक्वायर्स, कैरी आउट करना, अंजाम देना। अब आप सोच रहे होंगे ये बीच में ये क्यों लगा रखे हैं? देखो ये जो इसने लिया है ना, ये पूरा इसने स्पेस पॉलिसी को कॉपी पेस्ट किया है उसके किसी पैराग्राफ को, और वो पैराग्राफ था, हो सकता है 3 पेज का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, बड़ा पैराग्राफ, लेकिन इसने बीच बीच में से वो उठा लिया जो इसको ज़रूरी था, ताकि उस पैराग्राफ की, समझ के, जो ये कहना चाह रहा है उस पैराग्राफ में से वो आपको बता सके। तो एग्जैक्टली वही पैराग्राफ के वर्ड्स हैं, लेकिन बीच में से वो वर्ड्स गायब हैं जो इस मामले से संबंधित नहीं थे। तो एज इन, अब आगे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, वो इसने निकाल दिया, बाकी स्पेस फ्लाइट रख दिया जो हमें, जिसकी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको, वैसे ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है ये। कह रहा है इसरो हैज़ ऑल्सो फ्लॉन
अ बेवी ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड कमर्शियल मिशन विद सफिशिएंट सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। इसरो ने फ्लाई किया है, इसरो फ्लाई कर चुका है, उड़ा चुका है एक बेबी को, जत्थे को या ग्रुप को टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और कमर्शियल मिशंस के, ऐसे मिशंस या प्रोजेक्ट्स के जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च से जुड़े हैं या व्यापारिक हैं, पैसे से जुड़े हैं। और ये सारा काम किया है काफ़ी सपोर्ट के साथ में, पैसे के साथ में, जो इसको मिला है सेंटर से, जो है गवर्नमेंट से। और क्यों? टू रेंडर डैम इम्यून टू पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ताकि रेंडर किया जा सके, बनाया जा सके इन सभी मिशंस को, देम को बिल्कुल इम्यून पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से, सियासी या राजनीतिक जवाबदेही से। भाई सेंटर ही पैसा देता है इसको, सेंटर के पैसे से ही ये सारे मिशन करता है। तो कोई ऐसा बोल सकता है क्या कि सेंटर ने कुछ किया होगा इसमें, कुछ सेंटर यहाँ पे वोट बटोरना चाह रहा है इसरो के थ्रू? अरे सेंटर ही पैसा देता है सब कुछ, सेंटर के नाम से सब काम हो रहा है। इसरो के फेलियर भी सेंटर के ही नाम है। तो सेंटर को एक तरीके से पॉलिटिकली इसने इम्यून कर रखा है, कहीं और से पैसा इसरो लेता ही नहीं है। इसरो की वजह हैज़ फ्लॉन। कह रहा है एंड गगनयान हैज़ बीन नॉट डिफरेंट, गगनयान भी है, उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी सेंटर के पैसे से ही चलाया जा रहा है। ठीक है, तो कोई पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग नहीं हो सकती इसमें। ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बसपा सपा आकर के ये नहीं बोल सकती कि हमारे पैसे से इसरो चलता है और सेंटर के पैसे से नहीं चलता। मीनिंग समझा रहा हूँ सेंटेंस का क्या है। इसरो की वो है हैज़ फ्लॉन। बेबी का मतलब होता है ग्रुप या असेंबली या कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स। ठीक है, इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है कोहर्ट। लिखा नहीं है आज मैंने, सर्च करना COHORT, कोहर्ट। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, गगनयान की वर्ब है हैज़ बिन। रेंडर करना यानी बना देना, इम्यून का मतलब होता है बेअसर। अब देखो रेंडर पे एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बार में सीख जाओगे अगर समझ में आए तो। रेंडर का मतलब होता है बना देना। किसी को आपने शक्तिशाली यानी जो है मजबूत बना दिया, कमज़ोर बना दिया, अमीर बना दिया, गरीब बना दिया, रेंडर करना। लेकिन इसकी खासियत ये है, रेंडर के बाद में जो भी आप बनाएंगे वो एडजेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे। चलो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, है ना, क्वेश्चन कैसा मिलेगा आपको। द टीम हैज़ रेंडर्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अ नेसेसिटी। टीम ने बना दिया है, रेंडर कर दिया है बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन को एक ज़रूरत, एक नेसेसिटी। लॉ ने, टीम क्यों बोल रहा हूँ मैं, लॉ बोल रहा हूँ, है ना। कानून ने बर्थ और डेथ को एक ज़रूरत बना दी है, सबको बर्थ डेथ रजिस्टर जो है करवाना पड़ेगा। सेंटेंस टेक्निकली गलत है। क्यों गलत है? क्या बनाया है? इस रजिस्ट्रेशन को बनाया है एक ज़रूरत यानी नेसेसिटी। लेकिन नेसेसिटी जो है वो एक नाउन है। इसके आगे देखो मैंने अ भी लगाया है, देख रहे हो? अ किसके आगे लगता है? नाउन के आगे लगता है। नेसेसिटी को अगर आप देखेंगे, देख रहे हो, नेसेसिटी इज ए नाउन, इसका मतलब है ज़रूरत। टेक्निकली आपको इसकी एडजेक्टिव फॉर्म यूज़ करना चाहिए, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है नेसेसरी। तो अ नेसेसिटी को निकाल के आप लिखें रेंडर्ड इट नेसेसरी। समझ पाए मेरी बात को? एडजेक्टिव ही आएगा, नाउन नहीं आ सकता। जहाँ भी नाउन लगाओ रेंडर वर्ब के साथ में उसको चेंज करें। देयर टीम वर्क रेंडर्ड द प्रोजेक्ट अ रिसाउंडिंग सक्सेस। उनके टीम वर्क ने प्रोजेक्ट को एक रिसाउंडिंग सक्सेस बना दिया, एक बड़ी सक्सेस बना दिया। मान लो अ सक्सेस लिख दें, है ना, एक कामयाबी बना दिया। प्रोजेक्ट को कामयाबी नहीं बनाया जा सकता, रेंडर वर्ब के साथ में आपको एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कामयाब। सक्सेस वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म होता है, सक्सेसफुल। तो यहाँ लिख देता हूँ सक्सेसफुल। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और लॉजिकली आपको समझा दिया है। चलिए बढ़े आगे। ये जो डिक्शनरी मैं यूज़ करता हूँ इसको बोलते हैं वर्ड वेब। आप भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, WORDWEB वेब। नेट पे सर्च करना मिल जाएगी, ठीक है, इंटरनेट पे, गूगल पे। कह रहा है जी बट गोइंग अहेड इट शुड बी डिफरेंट विद जस्टिफिकेशन दैट इज अमेनेबल टू पब्लिक स्क्रूटनी एंड डिबेट। कह रहा है लेकिन आगे जाते हुए अब चीज़ें बदलनी चाहिए। गोइंग अहेड इट शुड बी डिफरेंट, और कैसे? इस जस्टिफिकेशन के साथ, इस सफाई के साथ कि ये वो जस्टिफिकेशन जो कि एमिनेबल हो, रिसेप्टिव हो या वेलकम करने वाला हो पब्लिक की स्क्रूटनी को, आम आदमी की जांच को और डिबेट को। इसरो ने ये मिशन क्यों किया? इस पे पब्लिक स्क्रूटनी हो, पूरी डिबेट हो इसके ऊपर, है ना। ये पूरा एमिनेबल होना चाहिए जस्टिफिकेशन। और कब? वाइल सीडिंग अ कल्चर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। जबकि सीड करते हुए, नींव रखते हुए, बीज बोते हुए, सीड करते हुए एक कल्चर को जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन का, स्पेस में खोज का या जांच का। और ये कौन सी एक्सप्लोरेशन है?
दैट इज ट्रूली डेमोक्रेटिक, जो सही तरीके से डेमोक्रेटिक है, लोकशाही वाली है। कह रहे रादर देन बीइंग मोटिवेटेड सीमिंगली बाय जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन, बजाय मोटिवेटेड होने के, बजाय प्रभावित होने के, साफ तौर पे जियो पॉलिटिकल एस्पिरेशन से, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी ख्वाहिशों से। पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ, फिर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। मीनिंग ये है कि भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है इसरो को और सारा काम इसी के नाम से होता है, लेकिन आगे जा कर के इस मामले पे भी बहस होनी चाहिए कि इसरो को कितना पैसा मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। पब्लिक स्क्रूटनी हो, डिबेट हो इस बात पे। और क्यों हो? ताकि इसरो का हर खर्चा स्पेस एक्सप्लोरेशन के नाम पे हो, ना कि इस चीज़ के नाम पे हो कि मोदी जी को या हमारे पीएम को बाहर जाकर के ये भाषण देने का मौका मिले कि हम मार्स पे पहुंच गए, हम मून पे पहुंच गए, हमारी जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन देखो कितनी बड़ी है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ये सब चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी के हक में नहीं है। डेमोक्रेसी के हक में यही है कि जो पब्लिक चाहती है उसी के ऊपर काम हो, वहीं पे पैसा खर्च हो। समझ गए? थोड़ा कंट्रोवर्शियल सेंटेंस है लेकिन मीनिंग आपको मैंने बता दिया। इट की वर्ब है शुड बी, ठीक है। जस्टिफिकेशन के लिए आया दैट की वर्ब है, दैट की वर्ब है इज। एमिनेबल होना, वेलकमिंग होना, रिसेप्टिव होना, इसके बाद में हमेशा टू लगेगा जिस भी चीज़ के लिए आप एमिनेबल हैं। पब्लिक स्क्रूटनी यानी पब्लिक की जांच, दैट की वर्ब है इज। दैट आया स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। एस्पिरेशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं या आपकी ख्वाहिशें। बड़े आगे, थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है लेकिन ठीक है, एक बार रिपीट कर लेना इसको। कह रहे जी सिमिलरली while a roadmap is being set accommodating Mr. Modi's directive to ISRO to land an Indian on the moon by 2014, the endeavor must be to give Gaganyaan's present and future an identity rooted less in India's edge। कह रहे इसी प्रकार से जब एक रोड मैप को बनाया जा रहा है, एक पूरा डिज़ाइन बनाया जा रहा है अगले 50 सालों का, इसरो क्या करेगा और कैसे बनाया जा रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है डैश से डैश के बीच। अकोमोडेट करते हुए, एडजस्ट करते हुए मिस्टर मोदी के सपने को, डायरेक्टिव को या निर्देश को जो मोदी जी ने इसरो को दिया है कि अब लैंड करके दिखाओ एक इंडियन को चांद पे 2040 तक। कह रहा है इसको ध्यान में रखते हुए जब एक रोड मैप बनाया जा रहा है ना, तो सारी कोशिश ये हो कि आप दें गगनयान के प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ऐसी आइडेंटिटी, एक ऐसी पहचान जो रूटेड हो, जो बसी हुई हो, कम तो इंडिया के एज में, इंडिया के एडवांटेज में, इंडिया की वाहवाही में, इंडिया के एज में रूटेड ना हो, वो आइडेंटिटी रूटेड हो विच व्हेन मेंटेन फॉर इट्स ओन सेक बिकम्स अ वैक्यूअस थिंग। कह रहे ये वही चीज़ है इंडिया के एज की आइडेंटिटी जो कि जब मेंटेन होती है अपने आप के लिए, भाई हम सिर्फ इंडिया का नाम ऊंचा करने स्पेस में जा रहे हैं, बस यही आइडेंटिटी है हमारी कि हमको चाइना को पीछे छोड़ना है। कह रहा है अगर ये अपने आप में, अपने सेक में, अपने हिसाब से बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है, तो ये एक मीनिंगलेस चीज़ बन जाती है, वैक्यूअस थिंग बन जाती है। और कह रहा है ये रूटेड किस में हो बजाय इसके, मोर इन द फंडामेंटल एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू साइंटिफिक एंड सोसाइटल वैल्यू। ये रूटेड ज़्यादा हो इस फंडामेंटल एक्ट में, इस बुनियादी हरकत में जो है क्रिएट करने की नए साइंटिफिक और सोसाइटल वैल्यू को, साइंस और समाज के लिए नई वैल्यू को। बहुत गहरा सेंटेंस है, बहुत तगड़ा सेंटेंस है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको सिखाता हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कह रहे जी इसी तरीके से जब ये रोड मैप बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा अगले 20, 30, 50 सालों का, और कैसे बनाया जा रहा है, मिस्टर मोदी के डायरेक्टिव को, निर्देश को अकोमोडेट करते हुए, उनकी बात को रखते हुए। और बात ये है कि इसरो को कहा है मोदी जी ने कि 2040 तक चांद पे हमें एक इंडियन को भेजना है। कह रहा जब ये बनाया जा रहा है ना, तो आपकी सारी कोशिश ये हो कि गगनयान के प्रेजेंट और फ्यूचर को एक ऐसी आइडेंटिटी मिले, गगनयान के भविष्य और वर्तमान को एक ऐसी पहचान मिले जो रूटेड हो, जिसकी जड़ हो। और किस चीज़ में? उसकी जड़ कम हो इंडिया के एज में। भाई इंडिया कितना आगे है, कितना पीछे है, चाइना से आगे है, रशिया से पीछे है। और कह रहे ये इंडिया के एज वाली बात जो है ना, जब ये मेंटेन की जाती है अपने आप में अकेले, बस सिर्फ इसी चीज़ पे जोर दिया जाता है इंडिया कितना आगे है, तो ये एक वैक्यूअस थिंग है, अपने आप में मीनिंगलेस बात है। तो यहाँ पे रूटेड कम हो, ठीक है, लेस इन दिस थिंग। और ज़्यादा किस में हो, अब देखो एंड लगा के बता रहा है, मोर इन दिस थिंग, ज़्यादा इस चीज़ में हो कि हम फंडामेंटल एक्ट कर रहे हो
क्रिएट करने का, नई साइंटिफिक वैल्यू को और सोसाइटल वैल्यू को, ऐसी चीज़ों को जो साइंस और समाज दोनों के लिए कुछ अच्छा वैल्यूबल कर सके। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना हुआ है। रोड मैप की वर्ब है इज बीइंग सेट, एंडेवर की वर्ब है मस्ट बी, विच आया इंडियाज कैच के लिए, विच की वर्ब है बिकम्स, वैक्यूअस है ना, याद होगा आपको, जो अपने आप में ही वैक्यूम से भरी हो, खाली हो, जो हॉलो हो। ठीक है, कह रहा है जी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना मे बी टेक्नोलॉजिकली अहेड, बट इंडिया मस्ट कीप द फोकस ऑन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंडिंग ह्यूमन होराइजन्स। कह रहा और भी कंट्री हैं चाइना जैसी, हो सकता है ये हमसे आगे हों टेक्नोलॉजिकली या तकनीक के तौर पे, दे मे बी अहेड देन अस। कह रहे लेकिन बट इंडिया को फोकस रखना चाहिए साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे और बढ़ाने पे आदमी के दायरे को, ह्यूमन होराइजन को। होराइजन क्या होता है? क्षितिज, जहाँ तक आप देख सकते हो। तो ह्यूमन का होराइजन जो है आगे से आगे दायरा बढ़े। और किस चीज़ पे नहीं होना चाहिए? एंड नॉट ऑन अचीविंग सम स्पेस सुपर पावर स्टेटस, किसी स्पेस की सुपर पावर के स्टेटस को अचीव करने पे, इस पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। भाई जब कुछ अच्छा कर दोगे तो अपने आप ही लोग सुपर पावर बोल देंगे, कुछ करके खुद को सुपर पावर बुलवाने की आपको खुद से ज़रूरत नहीं है, है ना। काम ऐसा करो दुनिया खुद बोले कि आपने जो किया है, यू आर ए सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ स्पेस। चलिए, अदर कंट्रीज़ की वर्ब है मे बी, इंडिया की वर्ब है मस्ट कीप। होराइजन मैंने आपको बता दिया, क्षितिज बोलते हैं इसको, जहाँ तक आप देख सकते हैं, आपकी दूर की निगाह है ना, उसका दायरा कहलाता है होराइजन। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को, थोड़ा सा मुश्किल था लास्ट में जाकर के। अब आ जाओ अपने क्विज़ पे। टोन तो मैंने आपको बता ही दिया, आज वेलकमिंग है और सजेस्टिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इस आर्टिकल की थीम क्या है। अगर इस आर्टिकल को आपको एक सेंटेंस में अपने 6वीं क्लास के भाई या बहन को समझाना हो, या किसी रिक्शे वाले या रेडी वाले को समझाना हो जो ज़रा पढ़ा ना हो, तो वो सेंटेंस क्या होगा? वही है इस आर्टिकल की थीम। ठीक है, खुद से कोशिश करो, बहुत इजी है। एक बार चारों के मीनिंग निकाल लोगे सेंटेंसेस के, आपकी थीम निकल आएगी। अगले 4 के अंदर वोकैब है, वोकैब तो मेरे ख्याल से कर ही लोगे आप। पुट असाइड के मीनिंग पूछे हैं, 2 मीनिंग्स हैं, दोनों लिखो। ऐसा आदमी जो इन्वेंटिवनेस हो और जो है स्किल दिखाए, उसको इंजीनियस बोलेंगे या इंजेन्युअस बोलेंगे। बेब इन द वुड्स ईडियम का मीनिंग पूछा है, अच्छे से करवाई थी आपको। और वैक्यूअस का मीनिंग क्या होता है या सिनोनिम क्या होता है? नाइव, फैक्चुअस, एमिनेबल या इंडेवर। लास्ट में 3 एरर्स हैं, और जहाँ एरर्स हैं वहाँ पे मैंने डार्क कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, उसके आसपास आपको मिलेंगी। ठीक है, तो खुद से कर लो एक बार, कोशिश दो। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर्स डाल दिए, वहाँ से मैच कर लेना अपने आंसर से मेरे आंसर को। क्लास अच्छी लगी, सब समझ में आया तो पीडी लिख करके बताया करो, पूरी देखिए सर मैंने, इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडी आए, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, जितना होता है मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज़ की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल